हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिल्पी शर्मा बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए सेकंड लेक्चर जो कि केमिकल कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है उसका डिस्कशन लेकर आई हूँ। केमिकल कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें केमिकल्स का यूज़ करके हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में पूछे जाने की पूरी चांसेस है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो चीज़ आती है कि क्या ऐसी चीज़ें एंटी माइक्रोबियल एजेंट में होनी चाहिए जो कि उसको इफ़ेक्टिव बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट हियर। फर्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट मीन्स ऐसे केमिकल्स या ऐसे सब्सटेंसेस जो कि माइक्रोब्स को आइदर किल करें और उनकी ग्रोथ को रिड्यूस करें, उनकी पॉपुलेशन को कम करें, वो कहलाते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। मैं बात कर रही हूँ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की। इट मीन्स इट इज़ इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, फंगस एक्सेट्रा एंड अप टू सम एक्सटेंट, काफ़ी हद तक वायरसेस को भी। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स में सबसे पहली जो चीज़ है वो होनी चाहिए एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, और वो भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम होनी चाहिए। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब है कि ये बहुत सारे ऑर्गेनिज़म पर काम कर सके। मीन्स केवल ऐसा ना हो कि एक ऑर्गेनिज़म पर काम करे, अगर ऐसा होगा तो उसका कोई यूज़ नहीं होगा। इसीलिए इसकी एक्टिविटी जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होनी चाहिए, बहुत सारे ऑर्गेनिज़म पर ये काम कर सके। दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है सॉल्युबिलिटी। ये इजीली वाटर सॉल्युबल या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबल होना चाहिए सो दैट इट कैन बी यूज प्रॉपरली। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी, स्टेबल होना चाहिए। अगर स्टेबल नहीं होगा तो इसका लॉन्ग टाइम यूज़ पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज़ नॉन टॉक्सिसिटी टू ह्यूमंस, क्योंकि ह्यूमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ह्यूमंस के लिए ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, बट ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए टॉक्सिक होना चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए टॉक्सिक होने के साथ साथ ये रूम टेम्परेचर पर टॉक्सिक इफ़ेक्ट शो करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन इसमें संभालना मुश्किल होता है। नेक्स्ट इज़ कैपेसिटी टू पेनिट्रेट। कैपेसिटी टू पेनिट्रेट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट करने की इसकी क्षमता हो। नेक्स्ट इज़ अवेलेबिलिटी, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। नॉन कोरोडिंग मतलब कोरोजन, किसी भी मेटल सरफेस पर अगर हम इसको डालते हैं तो ये उस पर कोरोजन कॉज ना करे। नेक्स्ट इज़ होमोजेनस, होमोजेनस होना चाहिए, यूनिफॉर्म उसका सॉल्यूशन बनना चाहिए ताकि पूरा जो भी सॉल्यूशन है हम बार बार एक सा यूज़ कर सकें। नेक्स्ट इज़ डिटर्जेंट कैपेसिटीज़ होनी चाहिए। डिटर्जेंट कैपेसिटीज़ मींस क्लीनिंग कैपेसिटीज़ भी इसमें इजीली होना चाहिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी आइडियल एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की, और जो भी केमिकल को हम इस तरह यूज़ करते हैं उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट जो मेजर ग्रुप्स होते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के, वो हैं फिनॉल्स, अल्कोहल्स, हैलोजेंस, हैवी मेटल्स एंड देयर कंपाउंड, डाइज, डिटर्जेंट्स, क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड, एल्डिहाइड एंड गैसियस एजेंट। ये 9 कैटेगरीज़ में इनको रखा गया है जिनको हम स्टडी करते हैं। पर आज इस वीडियो में हम इनिशियल 4 फैक्टर्स को स्टडी करेंगे जो कि फिनॉल and its compound, alcohols, halogen and heavy metal से related है। So let's start with the phenol and its compound। फिनॉल हमने सभी ने नाम सुना हुआ है, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव डिसइंफेक्टेंट है। मैं फिर से याद दिलाऊं, डिसइंफेक्टेंट का मतलब है कि जो वेजिटेटिव फॉर्म्स को किल कर सके। ये 5% एक्वस सॉल्यूशन में इफ़ेक्टिव होता है। इसका एग्जाम्पल हेक्सेल रिसोर्सिनॉल है जो कि डेरिवेटिव है फिनॉल का। ये एक जनरल एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ होता है और इसका मोड ऑफ एक्शन जो है वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है, जिससे कि माइक्रोबियल सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके दूसरे एग्जांपल्स जो हैं वो है क्रेसॉल, इथाइल फिनॉल एंड डाई मिथाइल फिनॉल एक्सेट्रा। इसका जो मोड ऑफ एक्शन है, मोड ऑफ एक्शन वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को ये डैमेज करता है।
आपको पता है कि जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है माइक्रोब्स की, वो समटाइम्स आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन होती है, और जब उसका डिस्ट्रप्शन होता है तो अंदर के जो सेल कंपोनेंट्स हैं वो बाहर आ जाते हैं, जो कि लीकेज कहलाता है, और जिसके कारण सेल डैमेज हो जाती है। नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेट द सेलुलर प्रोटीन्स। अंदर के प्रोटीन्स को ये प्रेसिपिटेट कर देता है। यहाँ पर प्रोटीन से हमारा अभिप्राय एंजाइम से भी है, क्योंकि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। सो अगर प्रोटीन्स प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, एंजाइम्स प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, तो दे आर नॉट एबल टू वर्क एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, और इस तरीके से सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये इसका मोड ऑफ एक्शन है। नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी इज़ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स में जो हम नाम सुनते आ रहे हैं, जो हम यूज़ करते आ रहे हैं, दैट इज़ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल 50 to 90% में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 70% अल्कोहल। इसके साथ साथ प्रोपाइल अल्कोहल और ब्यूटाइल अल्कोहल और भी जर्मिसाइडल एक्टिविटी रखते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आया है जर्मिसाइडल, इसको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी। साइडल एक्टिविटी मीन्स किलिंग इफेक्ट, और जो स्टैटिक एक्टिविटी होती है उसका मतलब होता है उसकी ग्रोथ और पॉपुलेशन के नंबर को रिड्यूस करना। नाउ जो अल्कोहल का मोड ऑफ एक्शन है, मोड ऑफ एक्शन वो प्रोटीन कोएगुलेंट है। प्रोटीन से फिर से हमारा अभिप्राय एंजाइम से है। कोएगुलेट कर देता है, लिपिड सॉल्युबलाइज कर देता है, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पर जब इस माहौल में हम हैं और हम बार बार सैनिटाइजर्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर अल्कोहल सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ है, जो कि प्रोटीन को कोएगुलेट कर रही है, लिपिड को सॉल्युबलाइज कर रही है, और डिहाइड्रेट कर रही है माइक्रोब्स को, इवन वायरसेस को भी। क्योंकि हम जानते हैं जो वायरस होते हैं वो दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। एक उनका न्यूक्लिक एसिड होता है विच में भी आइदर डीएनए और आरएनए, और दूसरी चीज़ उनके पास जो होती है वो कवरिंग होती है प्रोटीन की या लिपिड की, और उन दोनों को सॉल्युबलाइज और डिस्ट्रॉय करने का काम अल्कोहल करता है, विच इज़ इन द 70% कॉन्सेंट्रेशन। तो ये कॉन्सेंट्रेशन अल्कोहल का वायरस की कोट को डिस्ट्रॉय करता है, जो कवरिंग है उसको डिस्ट्रॉय करता है, जिसके कारण वायरस पार्टिकल इनएक्टिव हो जाता है। वैसे भी वायरस पार्टिकल लिविंग सेल के बाहर इनएक्टिव मटेरियल की तरह ही रहता है। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ हैलोजन। हैलोजन में हम मेनली दो हैलोजन्स को यहाँ पर स्टडी करते हैं, आयोडीन एंड क्लोरीन को। पहले आयोडीन लेते हैं। आयोडीन को जो सबसे सिंपल यूज़, इसका सबसे सिंपल नाम हम सुनते हैं वो है टिंचर आयोडीन, जो कि हम स्किन डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ करते हैं। इसके बहुत सारे प्रिपरेशंस भी हैं, जैसे 2% आयोडीन प्लस 2% सोडियम आयोडाइड इन अल्कोहल, 7% आयोडीन प्लस 5% पोटेशियम आयोडाइड इन अल्कोहल। ये सिंपल प्रिपरेशंस के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसका अनदर मॉडिफिकेशन है, आइडोफोस के नाम से जानते हैं, जिसकी जर्मीसाइडल एक्टिविटी होती है। जर्मीसाइडल इंक्लूडिंग माइक्रोबिसाइडल, बैक्टीरियोसाइडल, वायरोसाइडल एंड फंगिसाइडल। ये बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के अगेंस्ट काम करते हैं। इनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इरिवर्सिबली ऑक्सीडाइजेज एंड इनएक्टिवेट प्रोटीन एंड एंजाइम। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के द्वारा एंजाइम्स को या प्रोटीन्स को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, जिसके कारण सेल काम करना बंद कर देती है और डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये बेस्ट डिसइंफेक्टिंग एजेंट है, और ये वाटर, एयर और फूड यूटेंसिल्स को डिसइंफेक्ट करता है। बार बार यहाँ पर मैं बोल रही हूँ, डिसइंफेक्शन मीन्स वेजिटेटिव फॉर्म्स को किल कर सकता है। नेक्स्ट इज़ द क्लोरीन। क्लोरीन का हमने नाम सुना है। क्लोरीन या तो गैस में या फिर लिक्विड के कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो कंपाउंड या मॉडिफाइड कंपाउंड है वो है हाइपोक्लोराइड। ये कंप्रेस्ड गैस इन लिक्विड इज़ यूज्ड टू प्यूरिफाई वाटर। इस तरह यूज़ होता है ये। क्लोरीन के जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड का नाम आता है। दूसरा नाम जो हम सुनते हैं एज एन डिसइंफेक्टेंट वो क्लोरामाइंस हैं,
जो कि सैनिटाइजिंग एजेंट की तरह आज यूज़ किया जा रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट एंटीसेप्टिक भी है। इसका अगर हम मोड ऑफ एक्शन देखें तो क्लोरीन जब वाटर के साथ मिक्स होता है तब HCl और हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है। ये हाइपोक्लोरस एसिड जब डिकम्पोज होता है तब ये एक नेसेंट ऑक्सीजन का निर्माण करता है और जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, जिसके कारण माइक्रोबियल सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इस मोड ऑफ एक्शन से ये बहुत सारी चीज़ों को डिसइंफेक्ट करता है और अभी जो सैनिटाइजेशन म्युनिसिपैलिटी वगैरह कर रही है उस सैनिटाइजिंग एजेंट में हाइपोक्लोराइड बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसके साथ नेक्स्ट इज हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स में मर्क्यूरी, सिल्वर एंड कॉपर का सामान्यतः यूज़ होता है और ये इनका मोड ऑफ एक्शन है कि ये एंजाइम के सल्फ हाइड्राइल ग्रुप को इनएक्टिवेट कर देते हैं। जैसे दिस इज़ द एक्टिव एंजाइम एंड दिस इज़ द मर्क्यूरिक क्लोराइड। ये सल्फ हाइड्राइल ग्रुप के साथ कंबाइन हो गया और इसने एंजाइम्स को इनएक्टिव कर दिया, जिसके कारण एंजाइम अपना काम नहीं कर पाते और सेल की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ डाइज। डाइज की दो कैटेगरीज यूज़ होती हैं, ट्राइफिनाइल मीथेन डाइज और एक्रिडीन डाइज। ट्राइफिनाइल मीथेन डाइज में 3 एग्जाम्पल्स हम स्टडी करते हैं, मेलाकाइट ग्रीन, ब्रिलियंट ग्रीन और क्रिस्टल वॉयलेट। ये नाम हम सभी ने काफ़ी बार सुना हुआ है। ये इंटरफेयर करते हैं सेलुलर ऑक्सीडेशन प्रोसेस के साथ और जिसके कारण ATP सिंथेसिस नहीं हो पाता और सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है। एक्रिडिन डाइज के 2 एग्जाम्पल हैं, एक्रीफ्लेविन और ट्रिप्टोफ्लेविन। ये जो एक्रिडिन डाइज है इनका यूज़ जो है बर्न ट्रीटमेंट में, मतलब जब जल जाता है कोई उसके ट्रीटमेंट में, ऑप्थेल्मिक मतलब आँखों के एप्लीकेशन में और ब्लैडर इरिगेशन में यूज़ होता है। ये एंटीफंगल एक्टिविटी भी शो करते हैं। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं। इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं जो रिमेनिंग टॉपिक है उनको शेयर करूँगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।